ये बतलाइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, जिन्होंने लिखा है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इंटरवीन करें और जो है आप देखें कि कैसे पब्लिक ना हो चुकी कॉर्पोरेट फ्रीडम को चोट पहुंचेगी, आहत ये आंच लगेगी। तो क्या कॉर्पोरेट फ्रीडम इतना बड़ा है कि नागरिक फ्रीडम जो है वो गौन हो जाता है? सवाल तो अच्छा है आपका बहुत, और थोड़ी देर के लिए आ पाया क्योंकि बाहर हूं, थोड़ा सा समय की बाध्यता की समस्या है। लेकिन आप तो खास मित्र हैं, तो क्या करें, तो मना हो नहीं सकता ना उसमें। अब इस किस्म के जो लेटर्स हैं वो भारत में कोई भी लिख सकता है, कोई विदेशी भी लिख सकता है भारत के राष्ट्रपति को, सीबीआई को, सीवीसी को, प्रधानमंत्री को। लेटर किसी भी ग्रीवांस का हो सकता है, किसी दुख का हो सकता है, कोई अपील हो सकती है, किसी कार्रवाई के लिए वहां पर एक निवेदन हो सकता है। तो ये लेटर उसी श्रेणी में है। सबसे पहली बात है कि कुछ लोग शायद समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति जी के पास लेटर चला गया बार एसोसिएशन के चीफ का, तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ी घटना से जोड़ना नहीं चाहता हूं। हो सकता है कि जो शख्स इस किस्म की अपील कर रहे हैं और फिर प्रेस को बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं अपने लिए। हो सकता है उनके भी कुछ ऐसे इरादे हो कि इलेक्शन में खड़े होने का टिकट विकट मिल जाए। आजकल क्या है कि 2 मिनट की पॉपुलैरिटी के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। लेकिन वो प्रोविजंस क्या है, वो प्रावधान क्या है, अल्टीमेटली क्या वो प्रावधान अवेलेबल है जहां भारत का राष्ट्रपति अकेले कुछ एक्ट कर सकता है? अब हम कानून के मुद्दे पे आते हैं। मैं कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं, व्यवस्था में जरूर रहा हूं, कानून के हमारे एक्सपर्ट तो सही साहब है यहां पर। तो क्या भारत के राष्ट्रपति को अपने आप कुछ भी करने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है? नहीं, क्योंकि उसकी सरकार है, वो सरकार के निर्णयों से बंधा हुआ है। जो सरकार कहती है कि उसको करना पड़ता है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर राष्ट्रपति जी जो प्रपोजल आया उसको वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन एक्ट करने के लिए सरकार होती है, राष्ट्रपति एक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको किस्सा बताता हूं। जब के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति थे तो अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी जी ने एक प्रपोजल भेजा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। जब फाइल उनके पास आई तो नारायणन साहब ने जब फाइल पढ़ी, क्योंकि वो बड़े मेटिकुलस हुआ करते थे, तो उन्होंने फाइल लौटाई भी वापस और पर्सनली बातचीत भी की। सुनने में आता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी जो उस समय थे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अब प्रोटोकॉल क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निवास पे नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए, ये प्रोटोकॉल है। तो प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं के.आर. नारायणन साहब की बिल्कुल भी उचित नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत बड़े माफी वीर हैं, और इस ढंग से जो भारत रत्न जिन बेसिकली सिद्धांतों के लिए दिया जाता है जीवन के अंदर, जिन मूल्यों के लिए दिया जाता है, जिन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, वो ना तो मूल्य यहां पर है ना वो उपलब्धियां हैं। वो वीर हैं अपनी जगह, ठीक है, लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आते जहां पे उनको राष्ट्रपति का द्वारा एक जो रिकमेंडेशन आई है भारत रत्न की वो दिया जाए। तो अटल जी उस बात को मान गए, मैं आपको बताऊं। हालांकि ना भी मानते तो ठीक है, बाध्यता हो जाती थी, साइन तो करने पड़ते थे, लेकिन उन राष्ट्रपति के अंदर ये दम था कि वो सरकार से बुला के उस बात पे डिस्कशन कर पाए। अब रही बात कि क्या सुओ मोटो प्रधानमंत्री अपना राष्ट्रपति जी कोई एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वो क्या करेंगे, वो लेटर को रेफर कर देंगे सरकार को। देखिए मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। अंदर कोई भी लेटर आता है तो वो खुद एक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने पीए से कहेंगे या जो प्रेस सचिव हैं या उनका खास सचिव है, भाई ये लेटर को आप सरकार को भेज दीजिए। सरकार का मतलब है कि वहां से सीधा पीएमओ के पास जाएगा। राष्ट्रपति का लेटर गृह मंत्रालय में नहीं जाता सर। राष्ट्रपति का जो लेटर होगा वो प्रधानमंत्री के पास जाएगा। प्रधानमंत्री आगे कौन से मंत्रालय भेजना है वो होता है। एक चैनल है सर, आप उस चैनल को ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्या भारत का राष्ट्रपति किन्हीं परिस्थितियों में कोई एक्शन ले सकता है? क्या उसके पास अधिकार है? मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर राष्ट्रपति सरकार की ओर से जब रिकमेंडेशन आती है तो एक्ट कर सकता है, वो भी कंक्लूसिवली। वो है नेशनल इमरजेंसी में, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर। लेकिन जो भी करेगा अंडर द एडवाइस ऑफ
गवर्नमेंट, यानी कि जो नीचे से प्रपोजल आ रहे हैं उसके ऊपर वो करेगा। ये बहुत जरूरी है। इन परिस्थितियों के अंदर क्या हो जाता है कि हमारे राष्ट्रपति को जो अधिकार मिले हैं, आपको कई बार लगता है कि वो असीमित अधिकार हैं, क्योंकि हर फाइल के ऊपर साइन तो उसी का होता है। अगर राष्ट्रपति जी कोई हमारे यहां भर्ती भी होता है तो कहते हैं प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट। जब वो सैक किया जाता है तो भी प्लीज हो जाता है। तो हर काम होता तो राष्ट्रपति के नाम से है, लेकिन राष्ट्रपति करते नहीं है, करती सरकार ये सब। ये हमारी व्यवस्था बनाई गई कि एक हेड ऑफ स्टेट की जो हालात ऐसे होते हैं, तो उनके पास इस किस्म के अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इवन इमरजेंसी लगाने के अधिकार भी जो है वो उनके पास, किसी भी किस्म की इमरजेंसी के अधिकार उनके पास नहीं है, भले ही वो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या इंटरनल एग्रेशन हो। आपको याद होगा कि 38th अमेंडमेंट आया था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जहां पर कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई जाती है, इट इज इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी उसका रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन यही जो प्रोविजन था 38th अमेंडमेंट, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे साथ तो वकील साहब भी हैं बहुत बड़े, 44th अमेंडमेंट 1978 से उसको खारिज कर दिया गया था कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि इस किस्म के जो लेटर्स आते हैं, ये एक, मैं इनको गिमिक से ज्यादा कुछ नहीं मानता, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, अगर उसको पलटना भी है, मैं आपको बताऊं, तो उसका अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो हमारे सरकार के पास है। अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार अध्यादेश ला सकती है ओवरनाइट अगर चाहे तो, और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो फैसले हैं उसको पलट सकती है। शाहबानो के केस में क्या हुआ था आपको पता है, फैसला पलट दिया गया था। दिल्ली के बारे में जो जजमेंट आया था अभी रिसेंटली, वो भी 5 जजों की शायद बेंच का था, जहां तक मुझे याद है, उसको मध्य रात्रि में एक अध्यादेश लाके पलट दिया गया था। तो उसको पलटने का अधिकार उनके पास है, लेकिन सरकार जो कानून बनाती है, उस कानून को भी पलटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस कानून की जो सैंक्टिटी है वो ठीक है या नहीं है। यानी कि हो सकता है आप 300 आदमी इकट्ठे खड़ा होके और 600 हाथ ऊपर उठा के आप एक्ट तो बना दोगे, हो सकता है वो एक्ट संविधान के मुताबिक ना हो। जैसे कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का एक्ट आता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने उन प्रावधानों के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां कहा गया कि आप, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रहरी हैं इस देश के, जो शब्द यूज किया गया है वो इस देश के प्रहरी हैं। यानी कि अगर, क्या कहते हैं कि लोहिया जी के शब्दों में, अगर संसद आवारा हो जाए, सड़कें सूनी हो ना, और संसद आवारा हो जाए और दोनों हाथ उठा के कोई भी एक्ट बना दो कि हां मैं तो सबसे बड़ा हूं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वो सुप्रीम अधिकार है कि वो ऐसे सो कॉल्ड कानूनों को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दे। और उसके बाद भी अगर वो कोई कानून लेके आए तो उसके बाद उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकता है। इसलिए ये कहना कि अभी एक राष्ट्रपति जी को लेटर लिख के और वो 5 जजों की बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, जहां पर एक लॉ को असंवैधानिक बनाया गया है, इसको आप उस रूप में मत देखिए कि ये ऑर्डर दिया गया है कि आपको ये जानकारियां जाहिर करनी है। जानकारियां इसलिए जाहिर करनी है कि उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। इसका मतलब जो भी काम उसके अंतर्गत आपने किए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो जनता का अधिकार है वो उसको वापस मिलना चाहिए, कि जनता को पता लगना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है। और आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंट प्रणाली की, उसके अंदर नॉन ट्रांसपेरेंट प्रणाली को लेके आते हैं, जहां पर एक माफिया तंत्र का निर्माण किया जाता है। मैं ओपनली कह रहा हूं, जहां पर एक माफिया तंत्र का निर्माण किया जाता है। मेरे 100 रुपए अगर मेरे पास आते हैं, और मैं राकेश पाठक जी को, मेरे प्रिय हैं, बड़े अनुज हैं मेरे, मैं उनके 100 रुपए भेजता हूं, धनंजय को भेजता हूं, चंदन को भेजता हूं, सही साहब को भेजता हूं, तो पता लग रहा है कि इनके अकाउंट के अंदर क्वेरी आती है कि 100 रुपए कहां से आए, ये दिनेश वोरा ने 100 रुपए भेजे हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन ट्रेल बड़ी क्लियर होती है, पर यहां तो ट्रांजैक्शन ट्रेल ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं कहता हूं कि एक पार्टी है एबीसी, एबीसी कहती है कि मेरे पास बॉन्ड्स हैं। देखिए आप, मतलब मुझे तो शर्म आती है साहब, ये बेरर बॉन्ड्स हैं सब। मेरे पास एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड पे लिखा है 1 करोड़ रुपए, और मैं बैंक के काउंटर पे जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे अनकैश करके दो। बैंक वाला कहता है ये बॉन्ड है, हाँ। तो वो पूछेगा नहीं कि सर ये बॉन्ड कहां से आया, सर इसको कहां से इश्यू करवाया गया,
सर इसके 1 करोड़ रुपए देने वाला कौन है सर, जो ट्रांजैक्शन ट्रेल होती है? मैंने कहा नहीं, आप मेरे से पूछ नहीं सकते, वो आपका मुंह देखता है। सर मैं पूछ नहीं सकता? नहीं। आप ये नहीं पूछ सकते कि मेरे पास ये 1 करोड़ कहां से आए, आप ये भी नहीं पूछ सकते वो शख्स कौन है जिसने मुझे दिया, आप ये भी नहीं पूछ सकते वो कौन से देश का वासी है, आप ये भी नहीं पूछ सकते कि उसका केवाईसी क्या है, मुझे 1 करोड़ दे दो। ये तो बेरर बॉन्ड्स हैं सर। मैं जो बात कह रहा हूं एक आम नागरिक के नाते कह रहा हूं मैं आपको, भले ही मैं व्यवस्था का आदमी रहा हूं, लेकिन आम आदमी के नागरिक से होने के नाते कह रहा हूं कि मैं एक बॉन्ड लेके जाता हूं, मैं कहता हूं एनकैश कर दो, मेरे अकाउंट में डाल दो। यार मेरे अकाउंट में 500 का नोट आ जाए तो इनकम टैक्स पीछे पड़ जाता है। 500 का नोट कहां से आ गया आपके पास? आप मुझे बताओ, इंक्वायरी करो। और बैंकों के पास एक अधिकार है, अगर वो कहते हैं कि 50,000 रुपए से अगर आपको ज्यादा कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है तो आपको पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा उसके अंदर। तो भाई साहब यहां तो पैन कार्ड भी नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना फोटो है, ना केवाईसी है। और अगर 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है या कुछ एक खास लेवल की ट्रांजैक्शन होती है तो उसका तुरंत ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाता है। और ट्रांजैक्शन और बड़ी हो जाए तो ट्रांजैक्शन की डिटेल कई एजेंसीज को जाती है एक साथ साइमल्टेनियसली। और सर यहां तो 1 करोड़ में एनकैश करवा रहा हूं सामने काउंटर पे जाके और उसको धमका रहा हूं, तू कुछ नहीं पूछ सकता मेरे से पैसे कहां से आए हैं। ये माफिया तंत्र है धनंजय बाबू, ये माफिया तंत्र है, ऐसा जी, माफिया तंत्र है। बस मुझे इतना ही कहना है और जी। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।